नमस्कार मित्रों। मैं राजेश आसुदानी रकीब आपका तहे दिल से ट्रू लिटरेरी लेंस में स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज को होस्ट हैं गौरी सेन जी और मोहम्मद परवेज जी। नमस्कार गौरी जी और परवेज जी। नमस्कार राजेश सर। नमस्कार विनोद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और हमारे मेहमान, खैर मेहमान कहते हुए अजीब लगता है, तो हमारे साथ ही रहते हैं ट्रू लिटरेरी लेंस पे डॉक्टर विनोद आसुदानी। लेकिन मैं मेहमान इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, इनसे हमारी बातचीत पिछले दो भागों में हो चुकी है और आज इसका तीसरा और अंतिम भाग हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं भरा। दो एपिसोड्स में बातचीत हुई और जैसा कि सर्वविदित है, डॉक्टर विनोद आसुदानी 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। सिंधी भाषा में उनके गजल संग्रह हथ पकड़ जा के लिए उनको 2023 का साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। और गत 12 मार्च को नई दिल्ली में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये सम्मान ग्रहण किया है, जो हम सब के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। तो विनोद जी, आपका फिर स्वागत है यहाँ हमारे बीच। बहुत और बहुत ये धन्यवाद राजेश जी, गौरी जी और परवेश जी। आप लोगों के साथ पुनः एक बार गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला है। मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जी विनोद जी, और पहले जो दो एपिसोड्स हमारे हुए थे वो 12 मार्च से पहले हुए थे, और ये आपके पुरस्कार ग्रहण करने के बाद का एपिसोड है। तो स्वाभाविक रूप से हम सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात। जी, पुरस्कार जिस घड़ी मुझे प्राप्त हुआ वो मेरे जीवन की एक अद्भुत घड़ी थी, एक विस्मरणीय क्षण था। और ऐसा लगा कि इस विश्व में जहां संवेदनाएं और साहित्य कहीं पिछड़ा होता हुआ दिखाई देता है, कहीं पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, और ऐसे समय में साहित्य अकादमी ने शब्दों की शक्ति को एक हिसाब से मान्यता प्रदान की। तो मुझे लगा कि आज भी विश्व के कुछ लोग हैं, कुछ कोने ऐसे हैं जहां पर शब्द सामर्थ्य अपना बोलबाला बनाए हुए है। और मुझे ये भी लगा कि जिस सृजन में मैं गुजरे 25 साल में लगा हुआ हूं, सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कविताएं, कहानियां, नॉवेल, समालोचना लिखता रहा हूं। यह पुरस्कार, उसका रिकॉग्निशन तो है, किंतु साथ में एक उत्तरदायित्व भी है कि मैं साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ आने वाले वर्षों में न्याय कर सकूं, और भी अधिक, और भी अच्छा, और भी गहरा, और भी मानवीय संवेदनाओं से भरपूर साहित्य का सृजन मैं कर सकूं। मुझे लगता है उसका दायित्व भी यह पुरस्कार मेरे लिए लाया है। जी गौरी जी, आप कुछ पूछना चाहती थी डॉक्टर आपसे विकलांगता और पुरस्कार के विषय में। कोई आपकी जिज्ञासा थी और हमारे समस्त श्रोताओं की भी एक जिज्ञासा है। जी जी। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई। और मैं बताना चाहूंगी कि वो ऐतिहासिक क्षण देखने का, सुनने का या उसे जीने का अवसर मुझे भी मिला। और जी, ये हमें भी प्राप्त हुआ था, हम भी सम्मिलित थे उस प्रोग्राम में। जी जी, आप तो होंगे ही, जी आप तो अब भाई हैं, जी। लेकिन मतलब मैं मुझे ये सोच के भी, और अब कल भी मैं अपनी और भी लोगों को बता रही थी, आज भी बताती हूँ
कि ये एक सच में 1953 से 54 से शुरुआत हुई ना इस जी, पुरस्कार चौवन की। चौवन से। हाँ, तो ये पहली बार किसी दृष्टिबाधित को, विकलांग को या दृष्टिबाधित को, सर पहले तो ये पूछना था। दृष्टिबाधित को, क्योंकि विकलांग हम नहीं। कह नहीं सकते कि हो जी सकता है कोई जी आर्थोपेडिकली को कभी किसी को मिला जी हो, थोड़ा बहुत विकलांगता हो, ये पता नहीं है, लेकिन दृष्टिहीनों के संदर्भ में मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये प्रथम बार है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अवसर मिला कि हम इस तरह से देख सके, और हमने मतलब मैं क्योंकि ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ हूँ पिछले कई सालों से, और मैंने पद्मश्री जवाहरलाल कौल सर को भी बताया, और वो भी इस समय जिस स्थिति में हो उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बावजूद उसके कुछ कुछ सुधीजनों ने मुझसे ये सवाल किया, और मैं चाहूंगी कि उसका ठीक ठीक उत्तर आप ही दें श्रोताओं को, क्योंकि और किसी के मन में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि उन्हें ये पुरस्कार मिला और ये सम्मान मिला, लेकिन क्या ये मतलब आरक्षण के तहत मिला? तो मतलब ठीक है, मैंने अपनी तरह से उसका जवाब दिया, लेकिन आप शायद जो बताना चाहेंगे उससे हमारे दर्शक और बिल्कुल, श्रोता। पहली 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 बात तो ये कि इस प्रकार के राष्ट्रीय जो पुरस्कार होते हैं वहाँ आरक्षण नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं होता है। तो मुझे किसी भी आरक्षण के तहत ये पुरस्कार नहीं मिला। ये भारत की जो 24 भाषाएं हैं जिन्हें साहित्य अकादमी की मान्यता प्राप्त है, प्रतिवर्ष प्रत्येक भाषा से किसी एक साहित्यकार का चुनाव होता है, उसके साहित्य सर्जन के स्तर को ध्यान में रखते हुए, और बाकायदा वो त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया है, उसके माध्यम से उसकी किताब को गुजरना पड़ता है, और अंततः फिर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा जब चुनाव होता है तब वो अकादमी पुरस्कार की घोषणा होती है। एक ये बात। और दूसरी बात, मुझे एक विकलांग विमर्श का साहित्य लिखने पर भी ये पुरस्कार नहीं मिला। यानी मेरा साहित्य अगर आप देखें तो वो बाय एंड लार्ज एक मेन स्ट्रीम लिटरेचर है। जैसे ये गजल संग्रह पर मुझे पुरस्कार मिला है, तो आजकल जो सिंधी, हिंदी या उर्दू में जिस तरीके की और जिस स्तर की गजलें लिखी जा रही हैं, उसी तरीके की मेरी भी गजलें हैं। यानी इसमें कोई विकलांग संदर्भ या दृष्टिहीनों का कोई अलग से नजरिया मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, यह बात अवश्य है कि किसी किसी शेर में वो एक जो विकलांग संवेदना उभर करके आई है, तो वो एक जिसको कहना प्राकृतिक तरीके से आई है, यानी जिसको बोलते हैं ना नेचुरल ग्रोथ है उस पोएम की वो। और मैंने जानबूझकर उसको विकलांगता की और ना तो मोड़ने का प्रयास किया है, ना ही विकलांग जो संवेदना है मेरी शायरी पर थोपने का प्रयास किया है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है। एक सामान्य प्रक्रिया, जिस प्रकार से किसी सनेत्र, किसी सामान्य व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलता है, सामान्य लेखक को मिलता है, उसी प्रकार से उसी श्रेणी में मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी जी। तो सर जानना चाहूंगी कि अन्य लेखक जो आपके साथ मंच वहां साझा कर रहे थे 24 भाषाओं के, अन्य 23 भाषाओं के, तो मतलब उनके साथ भी आपके इंटरेक्शंस हुए होंगे, तो मतलब किस अ, तरह की आपकी मतलब क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया रही, या आपको कुछ कैसा कैसा महसूस हुआ? अब इसमें ऐसा है कि 24 के 24 लोगों के साथ तो मेरा व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि तीन चार लोगों के साथ मैंने बात की, क्योंकि हर लेखक ने वहां अपना मनोगत व्यक्त किया था, अपना अभिप्राय या पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जैसे अपना जो एक जो रिस्पॉन्स होता है जी जी उसको दर्ज करवाया था। तो जिन लोगों का वक्तव्य मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ मैंने बातचीत करने का प्रयास किया। जैसे गुजराती के डॉक्टर विनोद जोशी थे, उनको उनकी एक एपिक पोएम पर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जी उसी प्रकार से एक डोगरी के विजय वर्मा साहब थे, जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में सबसे लंबी गजल, यानी 721 शेरों की गजल लिखी है, जिस पर डोगरी भाषा का इतिहास, सांस्कृतिक परिवेश, उसका सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवेश, ये संपूर्ण पहलुओं के साथ वो गजल है। तो उन पर उनको सम्मान प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। और केरला से एक आए थे नॉवेलिस्ट
ईवी रामकृष्णन, उनको बहुत ही सुंदर उनका वक्तव्य था, जहां वे नावेल के स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के बीच या जो संपर्क है, जो लिंकेजेस है, उस पर उन्होंने बात कही। तो इस प्रकार से बहुत एक अच्छे अच्छे साहित्यकार, विद्वान साहित्यकार भी इन 24 साहित्यकारों में शामिल थे। क्या कथाकार संजीव से भी आपकी आपके कुछ जी बिल्कुल, इंटरेक्शन कथाकार थे? संजीव जी से भी मेरा वार्तालाप हिंदी हुआ। के लिए मिला उनको? और बिल्कुल, और मैंने अपनी पुस्तकें भी उन्हें प्रदान की, और उन्होंने व्यक्तिशः मेरे से बात की और कहा कि आप जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं वो बहुत ही प्रभावित थे। और उन्होंने कहा कि आपने जो साहित्यिक बिंदु अपने वक्तव्य में कहे हैं उनसे वो सहमत भी थे, और बहुत ही प्रेम से और स्नेह से उन्होंने मेरे से बात की। और आगे भी संपर्क जारी रहेगा ऐसा उन्होंने कहा है, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि यदा कदा उनसे बातचीत हो जाए। जी सर, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है, उसके बाद बाकी लोग अपने सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारे लोग आपका साक्षात्कार देख सुन रहे होंगे और पिछले 2 एपिसोड भी सुने होंगे, तो उनकी भी ये जिज्ञासा बराबर बनी होगी, क्योंकि जो साहित्य से जुड़े विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, या जो और पाठक है, प्रेमी है, तो वो चाहेंगे कि मतलब इस तरह का जो फेस्टिवल है या महोत्सव है, वो भी उसे कभी अटेंड करना चाहे। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, या इस तरह से क्या वो एक आम पाठक या आम साहित्य का प्रेमी जाकर वहां पे इस तरह का क्या क्या कुछ होता है इस आयोजन के दौरान, बिल्कुल, जब सम्मान दिया? ये मैं आपको बता दूं कि साहित्य अकादमी द्वारा मार्च के महीने में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स इसे कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्य उत्सव माना जाता है। ये करीब करीब 6-7 दिन चलता है। सुबह ऐसा कह लीजिए कि सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक अलग अलग सत्र होते हैं। उसमें हर प्रकार के साहित्य पर चर्चा होती है, हर विधा पर चर्चा होती है, कविताओं कहानियों का पठन होता है, समालोचना होती है, साथ में नाटक होते हैं, कुछ संगीत के प्रोग्राम्स भी होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। और जी उसी बीच किसी एक शाम को ये साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार समारंभ भी होता है। अब जैसे इस बार का बताऊं कि इसमें 1100 प्रतिभागियों ने किसी न किसी स्तर पर अपना योगदान दिया था, पार्टिसिपेट किया था, और हजारों लोग इसे देखने आए। ये सभी पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए निशुल्क साहित्य अकादमी परिसर में खुला होता है। कोई भी आकर के ये फेस्टिवल को जो है ना एंजॉय कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं होता, किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होती। और इतना ही नहीं, आप सुबह चाय, शाम की चाय की व्यवस्था, दिन के भोजन की व्यवस्था भी, जो लोग सुनने भी आते हैं इस फेस्टिवल में, देखने भी आते हैं, उनके लिए भी निशुल्क साहित्य अकादमी द्वारा की जाती है। हाँ, जो रहने की व्यवस्था साहित्य अकादमी नहीं करती, जो देखने आते हैं फेस्टिवल, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस फेस्टिवल में, उनकी रहने खाने की अलग से व्यवस्था साहित्य अकादमी द्वारा की जाती है। किंतु सामान्य पाठक आकर के इस उत्सव का आनंद बिल्कुल निशुल्क ले सकता है। और मैं तो अपील करना चाहूंगा कि जो भी किसी न किसी तरीके से साहित्य से जुड़ा है, चाहे वह व्यक्ति साहित्य लिखता है, साहित्य पढ़ता है, साहित्य का शोधार्थी है, साहित्य का विद्यार्थी है, तो जरूर इस दिल्ली में होने वाले, मार्च के महीने में होने वाले इस साहित्य उत्सव में जरूर आए, ताकि लेखकों कवियों से उनकी मुलाकात भी हो सके, उनकी बातें भी वो लोग सुन सके। क्योंकि समाज के अंदर मेरा मानना है कि साहित्य चर्चा होनी चाहिए, और साहित्य को समाज का जो एक विमर्श है, उस विमर्श का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट द डिस्कशंस अबाउट लिटरेचर मस्ट बी ब्रॉट into the main social discourse of our world, because जहां पर हम राजनीति की चर्चा करते हैं, हम स्पोर्ट्स की चर्चा चर्चा करते हैं, हम मार्केट में आने वाली नई नई टेक्नोलॉजी की चर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम इस चर्चा में साहित्य चर्चा को भी शामिल करें। और इस दिशा में जो लिट फेस्ट होते हैं, जो लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मुझे अब बॉम्बे लिट फेस्ट, जिसको गेटवे लिट फेस्ट के नाम से जाना जी जी जाता है, जी जी। अब गुजरे मार्च में हुआ था, 1 और 2 मार्च को, तो वहां भी एज ए स्पीकर, एज ए पैनलिस्ट जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तब भी मैंने यही बात कही
कि इस प्रकार के जो फेस्टिवल हैं वो लिटरेचर को जन सामान्य तक लाने का प्रयास करते हैं और लेखक और पाठक के बीच का एक लिंक, एक पुल का ये कार्य करते हैं। जी, बहुत आपने बहुत उम्दा और बहुत गहरी बात कही है कि साहित्य विमर्श को, साहित्य की चर्चा को आम जीवन में आना चाहिए। जिस तरह से बाकी बातों की हम चर्चा करते हैं, मुझे तो ये भी लगता है कि क्यों ना एक, बाकी सारी चीजों के लिए चैनल्स हैं हमारे टीवी पर, कम से कम तो एक लिटरेचर का भी चैनल क्यों ना हो। जैसे 24 भाषाएं आपने कही, मुझे लगता है 24 घंटे का एक चैनल अगर साहित्य अकादमी भी लॉन्च कर दे, एक एक घंटा हर भाषा को रोज दिया जाए, तो कितनी बिल्कुल। अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरह की कोई पहल अगर सरकार द्वारा बिल्कुल। हो, साहित्य तो अकादमी मुझे द्वारा लगता हो। है कि ये आपकी पहल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग स्वयं इसमें इनिशिएटिव लें और बाकी साहित्यकारों से मिलकर के प्रसार भारती के साथ बात करें, भारत बिल्कुल। सरकार के साथ बात करें, तो एक साहित्य चैनल टेलीविजन पर प्रारंभ करें जहां पर साहित्य चर्चाएं हो, कवियों, लेखकों, साहित्यकारों के साक्षात्कार हो, उनके कृतियों का मंचन हो उस पर। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये जो आपको जहन में ख्याल आया है बहुत ही सुंदर ख्याल है और इस पर कार्य भी होना चाहिए। इसको हम लोग आगे भी लेके जाएंगे अपने स्तर पर, और हम अपनी जितनी शक्ति है वो उस शक्ति के साथ हम चाहेंगे कि इस प्रकार की जो बात है वो बिल्कुल एक वास्तविकता में परिवर्तित हो सके। क्योंकि देखिए, अवार्ड तो जैसे मिल गया, अवार्ड तो 24 भाषाओं में 24 लेखकों को मिल गया, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं, उनका जो लेखन है, वो सबके जब तक सामने नहीं आता है, आम जनता के सामने, तब तक हमारा जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक जो स्तर है, वो ऊंचा उठ नहीं सकता है, जिस तरह का आज समाज बन गया है। तो ये साहित्य जो है गुणवत्तापूर्ण लिखा तो जा रहा है, लेकिन सामने इस चकाचौंध में कैकोफोनी जिसको कहते हैं, इंटरनेट की कैकोफोनी है, सोशल मीडिया की, तो उसमें कहीं सामने नहीं आ पा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल। तो तो इसके लिए डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं या डेडिकेटेड रेडियो चैनल होना चाहिए या डेडिकेटेड टीवी चैनल होना चाहिए जैसे कि आपने कहा। तो मुझे लगता है कि शायद हम काफी लोगों तक एक यानी व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार राजेश जी, ये थ्रू लिटरेरी लेंस हम जो ये जी, चलाते हैं चैनल, तो ये एक डेडिकेटेड चैनल है जिस पर हम सिर्फ लिटरेचर की ही बात करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं मुझे लगता है वो बहुत दूर तक जाएंगे। सर, पिछले, विनोद सर। जी जी। जी परेश जी, जी, हाँ। विनोद सर, जैसे आपने कहा कि जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उनके माध्यम से प्रयास ये होना चाहिए कि साहित्य को जन सामान्य तक ले जाया जाए। ये बात एकदम सही है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, एक लेखक के तौर पे आप इस बात को कैसे देखते हैं कि जैसे आज के दौर के जो पाठक हैं, एक तो पाठक कम हो गए हैं, और आज के दौर के भी जो पाठक हैं, आज का जो समय है उनके ऊपर बहुत जो लोगों का आज के समय में जो लोगों की मानसिक स्थिति पे प्रभाव है, बहुत गहराई में लोग जाना चाहते ही नहीं है, जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म। जो फास्ट फूड का जो एक जो अवधारणा है वो जीवन के हर पहलू पे हावी हो गई है। तो जैसे एक लेखक के तौर पे आप इस डायलेमा को कैसे देखेंगे कि हम अपने जो आज के दौर के पाठक हैं उनको भी साध लें और अपने अपने लेखन के साथ भी न्याय करें। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवेश जी, ये आपका प्रश्न जो है वो प्रश्न अपने आप में बहुआयामी प्रश्न है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि मेरा उत्तर भी उसी तरीके का बहुआयामी हो। सबसे पहली बात यह है कि साहित्य जो है वो एक प्रकार का नहीं, वो अलग अलग प्रकार का है। मैं समझने के लिए कहूंगा कि जी। साहित्य को हम कम से कम हम्म। दो श्रेणियों में बांट लें। एक साहित्य जो गंभीर और कमिटेड पाठक के लिए है, जिसको इनिशिएटेड रीडर कहते हैं, जो संवेदनशील है, जी। जिसको जल्दबाजी नहीं है, जो आज भी बड़े बड़े उपन्यास पढ़ता है, जो जी। आज भी कविता को 10 बार पढ़ करके उसका जो एक जो गूढ़ अर्थ है जी। उसको ग्रहण करने का अथक प्रयास करता है। तो एक पाठक वर्ग तो ऐसा है जो कि कमिटेड रीडर मैं जिसको कहता हूं, या इनिशिएटेड रीडर जिसको मैं कहता हूं, जिसे साहित्य की समझ भी है, साहित्य के अलग अलग विधाओं की समझ है, समालोचना की समझ है। तो ऐसा वर्ग तो आज भी साहित्य के साथ
जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जी। हजारों लोग वो सत्र अटेंड करते हैं। अब दिल्ली में बिल्कुल। हमने देखा कि हजारों लोगों ने एक सप्ताह में वो साहित्य के जो अलग अलग सेशंस होते हैं उसमें आकर के सुनते हैं। तो ये कमिटेड वर्ग है एक। दूसरा एक साहित्य है जो हल्का फुल्का साहित्य होता है, जिस हाँ। प्रकार का साहित्य आप सोशल मीडिया में देखते हैं, इंस्टाग्राम जी में जी। देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग चैनल्स पर देखते हैं, छोटा छोटा है, 1-2 मिनट के रील्स आते हैं, या हल्की फुल्की कहानियां होती हैं, हल्की फुल्की शायरी होती है। तो ये एक साधारण सा, जैसे पॉपुलर लिटरेचर जिसको कहते हैं, वो है। तो अब जो व्यक्ति, जो पाठक बिल्कुल भी साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसे साहित्य की गहराई भी नहीं मालूम, और जिसे साहित्य की ऊंचाई भी नहीं मालूम, तो ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए ये पॉपुलर लिटरेचर भी उपयोगी होता है। तो जी इस प्रकार से बहुत सारे जो शहरों में, बड़े शहरों में कम से कम ऐसे पोइट्री मीट्स होते हैं, जो कि गार्डन्स में होते हैं, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, टेम्पल हॉल्स में होते हैं। भी पॉपुलर लिटरेचर होता है, कोई भी आके 2 लाइंस पढ़ता है और 50-100 लोग उसको सुनते हैं। तो ये इसलिए ठीक है कि इससे कम से कम साहित्य के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। मान लीजिए 100 लोग इस प्रकार के पॉपुलर लिटरेचर से आकर्षित होकर के साहित्य सुनने आए, इसमें से 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके पास साहित्यिक सूझबूझ होगी, या साहित्यिक सूझबूझ को डेवलप करने का पोटेंशियल होगा। तो आगे जी। चल करके ये 2-4 लोग निश्चित रूप से उस कमिटेड या इनिशिएटेड रीडर्स की श्रेणी में आ चले जाएंगे। जाएंगे तो बिल्कुल। इसलिए हमें हम्म। एक तरफ पॉपुलर लिटरेचर को भी समाज के सामने रखना है, उसका भी अपनी एक रोल है, और दूसरे तरफ इस प्रकार के जो बड़े लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, जब बड़े लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं तो उसमें इनिशिएटेड रीडर्स भी आते हैं, और कौतूहल के लिए, एक क्यूरियोसिटी के स्तर पर एक ऐसा श्रोता भी आता है जिसने कभी कोई साहित्य नहीं सुना, किंतु वहां आने पर उसे पता चलता है कि ये भी कोई चीज होती है जीवन में जिसके लिए हम्म। इतने सारे लोग आते हैं, बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लिटरेरी एक्सपोजर है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। पहले स्कूल्स और कॉलेजेस में सोशल गैदरिंग्स के अंदर कवि सम्मेलन होते थे, नाटकों का मंचन होता था, या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे स्तरीय। तो कम से कम एक लिटरेचर का एक्सपोजर जो था वो यंग जी। जनरेशन को मिलता था। आज वो नहीं मिल रहा है, और उसकी जो गैप है वो लिटरेरी फेस्टिवल कुछ हद तक पूरी कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि हर बड़े शहर, छोटे शहर में साल में 1-2 बार छोटे बड़े स्तर पर लिटरेरी फेस्टिवल्स होने चाहिए, ताकि इससे एक तरफ जो साहित्यकार है उनको भी ये लगता है कि समाज में एक स्पेस उनके लिए भी है, और दूसरी तरफ श्रोताओं के संख्या में भी इससे वृद्धि होती रहती जी जी। सर, मेरा एक सवाल है इससे जुड़ा। आप लिटरेचर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का साहित्य के प्रचार प्रसार में आपकी नजर में क्या योगदान रहा है अब तक, या आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, मतलब साहित्य के पठन है। अब में। जी। सोशल मीडिया की भूमिका तो बहुत बड़ी हो सकती है साहित्य को प्रचार प्रसार में, इसमें तो कोई शक नहीं है, किंतु अभी तक वो भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए 2-3 बातें होनी चाहिए। जैसे जो अच्छे साहित्यकार हैं वो स्वयं इसमें पहल करें। जैसे जी अलग अलग साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, तो ये लोग अपना चैनल बना करके, यूट्यूब चैनल या फेसबुक जो भी है, उस पर अपना ही साहित्य अगर रखें तो ही लोगों तक पहुंचेगा। और ऐसे पाठक जो बहुत ही कमिटेड पाठक हैं वे भी कर सकते हैं। ऐसे कहानियों के कुछ चैनल हैं जहां पर आप कहानी बिल्कुल। सुन सकते हैं, जैसे कविता कोश है, या फिर इनका एक ये जो है रेक्टा वाले हैं, उनके बहुत अच्छे चैनल आ रहे हैं जहां पर स्तरीय साहित्य उपलब्ध है पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा भी व्यक्तिगत स्तर पर और जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उन्हें भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अच्छा स्तरीय साहित्य उपलब्ध करवा देना चाहिए। अगर साहित्य उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से जब आप स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो चैनल्स भी आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी पहल करने की आवश्यकता। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अब ये जो है कुकरी की जो रेसिपीज है,
आप देखें तो सैकड़ों चैनल उस पर चलते हैं, जी फैशन के बिल्कुल। चैनल चलते हैं। हाँ। तो बिल्कुल। साहित्य के इतने चैनल क्यों नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और ये साहित्यकार ही स्वयं चला सकते हैं, या जो जो एक शुद्ध एक अच्छा वर्ग है पाठकों का, वो भी चला सकते हैं। तो इसमें पहल करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। बाकी सोशल मीडिया का मैदान तो सभी के लिए खुला है, और वो बहुत असेसिबल मीडियम भी है। जैसे हम लोगों ने सोचा कि हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य लिखते हैं, राजेश जी और मैं, तो हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं। तो हमने 3 साल पहले ये थ्रू लिटरेरी लेंस जो चैनल की शुरुआत की है। तो इसमें बहुत सारी आपको पता है कि कृतियों पर हमने चर्चा की है। तो ये लोग कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचती हैं। पाठकों का जो हमें उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स मिलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की छोटी छोटी पहल अगर हम करें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, साहित्य को बहुत दूर तक लिए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर आपका साहित्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, और सारी दुनिया के लिए वो एसेसिबल भी हो जाता है। तो जी ये दो बिल्कुल। बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम्म। राजेश सर। जी जी जी। मैं काफी मनोयोग से सुन रहा हूँ ये सब, और मैं अभी पूछना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि पिछले भाग में हमारी बातचीत आके जहाँ रुकी थी, बड़े अच्छे मोड़ पे आके रुकी थी कि डॉक्टर सलमान अख्तर का एक स्टेटमेंट हमने कहा था। उन्होंने कहा था जब आप किसी पेशेंट से बात करते हो तो उसको आप गद्यात्मक रूप से समझोगे तो बहुत दूर नहीं जा पाओगे। उसको अगर आप पद्यात्मक रूप से समझते हैं तो काफी कुछ उसके अंतरतम में आप उतर के और उसका इलाज भी कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप एक साहित्यकार भी हैं। तो आप ये जो बात डॉक्टर सलमान अख्तर ने कही है, आप कहाँ तक इससे सहमत हैं, और ये क्या होती है, पद्यात्मकता क्या है, गद्यात्मकता क्या है, और उस पर थोड़ा आप अगर प्रकाश डालें तो ठीक अ, रहेगा। मैं पहले तो कह दूं कि मैं डॉक्टर सलमान अख्तर साहब के इस स्टेटमेंट से सहमत हूं। जी तो हमें समझना ये पड़ेगा कि गद्यात्मकता क्या है और पद्यात्मकता क्या है। गद्य यानी प्रोस, यानी कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध, ये साहित्य के गद्य की विधा में आते हैं। अब गद्य जो है वो सामान्यतः एक स्तर पर चलता है। दूसरी बात गद्य के साथ ये होती है कि उसमें जो कुछ भी कहा जाता है, बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जाता है। सामान्यतः गद्य में पहेलियां नहीं होती, छुपी हुई बातें नहीं होती, या सबटेरिनियन करंट्स ना के बराबर होते हैं। किसी किसी गद्य में होता है, वो बहुत अपवादात्मक गद्य हो सकता है, और फिर एक्सेप्शनल उसको हम लिटरेरी पीस। पद्यात्मक गद्य कह देते हैं उसको हाँ, हम। हो सकता है पोइटिक जी, प्रोस हो सकता है। प्रोजेक्ट लेकिन ये क्लोज दो कह बातें देते आप हैं। ध्यान दें, एक तो गद्य एक स्तर पर चलता है, दूसरा उसमें सब कुछ स्पष्ट सामने ओपनली कह दिया जाता है, तीसरा उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्यतः लीनियर होता है, यानी जी प्रारंभ, मध्य और अंत। इस तरीके से जो होता है ना, मोस्ट ऑफ जो प्रोस पीसेस हैं लिटरेचर के, वो चलते हैं। और अ, अ, चौथी बात जो गद्य से होती है कि गद्य में जीवन के बाह्य स्वरूप का अधिक वर्णन होता है। यानी उस व्यक्ति जो भी वहां एक पात्र हैं, उन पात्रों के जीवन में, बाहर बाहर के जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, व्यवसाय के स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर, इसकी चर्चा गद्य में अधिक होती है। यानी फिर से मैं इसको समाप्त करूं तो एक एक स्तर पर होता है, दूसरा सब कुछ स्पष्ट होता है, और तीसरा ये लीनियर तरीके से इसका प्रोग्रेस होता है, और चौथा इसमें जीवन के बाह्य स्वरूपों और बाह्य आयामों का अधिक वर्णन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आंतरिक बातों के या मनोवैज्ञानिक बातों का कोई चित्रण गद्य में नहीं होता, ऐसा नहीं। तो इसलिए गद्य, किसी व्यक्ति को गद्यात्मक तरीके से समझने का मतलब ये होता है कि उसमें उसके जीवन में जो दृश्य भाग है, जो दिखाई दे रहा है, मतलब जो कुछ उसने एक्शंस एक्शंस में किया है, एक उसको समझना और उसके परिणामों को समझना, और जीवन को एक ही दृष्टि से, एक ही दृष्टिकोण से परिभाषित करना, यानी किसी भी व्यक्ति को गद्यात्मक समझना हो गया।
अब पद्य, क्योंकि एक ही पद्य, कोई भी कविता, अच्छी कविता अलग अलग स्तरों पर चलती है, एक बात। दूसरी बात, उसमें उसका जो सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि अच्छी कविता में 70-80% वह होता है जो नहीं कहा जाता, या जिसकी तरफ केवल इशारे किए जाते हैं, केवल संकेत होता है। और उस संकेत को परिभाषित करते हुए हमें समझना है कि क्या नहीं कहा गया, कि कविता पढ़ते समय क्या कहा गया, इसकी तरफ ध्यान कम होना चाहिए। क्या नहीं कहा गया लेकिन कहा जा सकता है, उस पर ध्यान अगर हमारा अधिक होगा तो हमें कविता ठीक से समझ में आएगी। तीसरी बात, कविता का जो डेवलपमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, एक अच्छी कविता की बात कर रहा हूँ, एक अच्छे काव्य की बात कर रहा हूँ, तो वो नॉन लिनियर होता है। वहां बिगिनिंग, मिडिल और एंड इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। और चौथी बात, कविता किसी भी व्यक्ति या समाज के आंतरिक विश्व पर आधारित होती है। आंतरिक विश्व के ये जो करंट्स हैं, जो जो प्रवाह है, उसको अपने आप में समाहित किए होती है। इन अदर वर्ड्स, गुड पोएम ट्राइज टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स सबटेरेनियन करंट्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी। चाहे समाज हो या व्यक्ति हो, जो भी कविता का विषय होता है उसके आंतरिक भावों को प्रस्तुत करती है, मनोवैज्ञानिक भावों को प्रस्तुत करती है, उसके संवेदनाओं को, उसके पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके हर्ष को। किंतु ये सारी बातें जो बहुतांश दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप से कहीं ना कहीं हमारे दिल में या जहन में उभरती रहती है, आती जाती रहती हैं। और इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट जो करंट्स हैं, मानवीय जीवन के जो सूक्ष्म प्रवाह है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो हमारे जज्बात के प्रवाह हो, या हमारे ख्यालों के प्रवाह हो, अध्यात्म के प्रवाह हो, या हमारे चिंतन के प्रवाह हो, इनको शब्दों में बांध कर कलात्मक ढंग से हमारे समक्ष जब प्रस्तुत करती है, तो वो जीवन का एक सही स्वरूप हम लोग देख पाते हैं। तो जब डॉक्टर सलमान अख्तर ये कहते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को पद्यात्मक दृष्टि से देखते हैं, इसका मतलब हम उसको उसके अंदर में देख पा रहे हैं, उसके अंतरतम में क्या हो रहा है उसको देख पा रहे हैं। और एक ये भी बात हो कि अलग अलग दृष्टिकोणों से उसको देखा जा सकता है, क्योंकि काव्य जो है वो एक, मेरे हिसाब से समझने के लिए, मैं अगर साइंस से एक एनालॉजी लूं आपको, तो दो, पोइट्री इज लाइक ए लिक्विड एंड द प्रोस इज लाइक सॉलिड। तो सॉलिड की हम्म। शेप हमेशा एक ही रहेगी, जिस प्रकार उसका निर्माण हो गया उसके बाद वो बदलेगी नहीं शेप। किंतु लिक्विड ऐसी चीज है कि जिस भी पात्र में आप डालेंगे, जिस भी बर्तन में आप लिक्विड, जैसे पानी को डाल दिया, तो उस बर्तन की शेप उस पानी को प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए पद्य जो ऐसा है कि जिस भी दृष्टि से आप देखें, जिस भी दृष्टिकोण से आप पद्य को देखना चाहें, समझना चाहें, परिभाषित करना चाहें, उसमें वो पद्य अपने आप को ढाल लेता है। यानी पोएम लेंड्स इटसेल्फ टू द डिफरेंट परसेप्शंस विदाउट एनी रेसिस्टेंस। तो इस बात को अगर हम समझें कि जब पोएम अपने आप को विदाउट एनी रेसिस्टेंस आपके परसेप्शन को लेंड करती है, मतलब आपके दृष्टिकोण में वो काव्य बिना किसी विरोध के समाहित हो जाता है, तब आप किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को पद्यात्मक ढंग से परिभाषित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तो बड़ी गहरी बातें कह दी डॉक्टर साहब आपने। और बिल्कुल जैसे निदा फाजली ने भी कहा है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना, कई बार जिसको भी देखना, इसको देखना भी हो देखना, कई कई बार बार देखना। देखना। तो ये पद्यात्मक तो दृष्टिकोण से किसी जी, व्यक्ति को देखने की बात शायर कर रहे हैं। और जो अंतर्निहित अंतर्विरोध होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जैसे अवचेतन भी, जब फ्राइड से, सिगमंड फ्राइड से किसी ने कहा कि भाई आपकी बड़ी कामयाबी तो ये है कि आपने अनकॉन्शियस का पता लगाया है, अवचेतन का पता लगाया है, तो फ्राइड ने कहा जी नहीं, मैंने नहीं लगाया, कवि मुझसे कई वर्षों पहले अवचेतन का पता लगा या चुके ये थे। he clearly said that the poets had already जी discovered unconscious much before me। जी। तो ये, लेकिन इससे मिलती जुलती एक और फिर शंका उत्पन्न होती है मन में। आपने कहा कि जो पद्य है, जो पोएट्री है, वो एक लिक्विड के समान है, जहां डाल दीजिए वो बदल जाएगी। तो फिर इसका मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई
कवि तो कुछ भी, आप उसका अर्थ अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी कविता आप उठाइए, कोई भी लाइनें उठाइए, और आपको उसमें से जो अर्थ आफाकी माना निकालनी हो, जिस भी तरह की माना निकालनी हो, मीनिंग निकालनी हो, आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कवि तो जो है वो फोक मारते हैं और उल्लू अर्थ लगाते हैं, इस तरह की भी डेरोगेटरी चीजें कही जाती हैं कविता के बारे में। तो आप क्या सोचते नहीं, यहाँ पर हमें थोड़ा हैं? जी समझना पड़ेगा। अब जी जब मैं ये कहता हूं कि पोएट्री लेंड्स इटसेल्फ जी टू एनी परसेप्शन विदाउट एनी रेसिस्टेंस, इसका मतलब मैं इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशंस या इनफाइनाइट डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा। हम्म, प्रत्येक कविता का एक ढांचा होता है, और वो बहुत लचीला होता है। उसका एक विषय भी होता है, उसकी एक प्रतीकात्मकता भी होती है, इमेजरी भी होती है, सिंबोलिज्म भी होता है। उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन कविता का संदर्भ यानी कविता का जो कॉन्टेक्स्ट है, फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट है, वो जिस दिशा में इंगित कर रहा है, उस दिशा में जितनी भी संभावनाएं हैं, उसमें तो कविता परिभाषित की जा सकती है। किंतु इसके विपरीत आप अगर दिशा ले लें और उसमें परिभाषित करने का प्रयास करें, तो संभव नहीं। इसको मैं थोड़ा सा कॉन्क्रिटाइज तरीके जी से बता रहा हूं। आपने जी एक गुलेल लिया और गुलेल हम्म, से एक पत्थर पूर्व दिशा में छोड़ दिया। अब पूर्व हम्म, दिशा में ये पत्थर के पास अनंत संभावनाएं हैं। वो 20 मीटर भी जा सकता है, 20 किलोमीटर भी जा सकता है, 2000 किलोमीटर भी जा सकता है। थोड़ा दाएं जाएगा, थोड़ा बाएं जाएगा, लेकिन जाएगा पूर्व दिशा में। आपने गुलेल से जो पत्थर फेंका है, जो मारा है, वो पूर्व दिशा में जी मारा है। अब आप हम्म, ये अपेक्षा नहीं कर सकते उससे कि ये पत्थर अभी पश्चिम दिशा में भी चल पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से वो पूर्व दिशा में चल पड़ा है। क्योंकि पत्थर मारा पूर्व दिशा में गया है, तो पूर्व दिशा में पूर्व दक्षिण में भी जा सकता है, पूर्व उत्तर में भी जा सकता है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में नहीं जा सकता। तो प्रत्येक कविता का जो एक बुनियादी, एक जो पर फंडामेंटल डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको धरती तो आप गोल है, विस्तार तो आप दे पूरब में सकते हैं, मारेंगे तो लेकिन पश्चिम में नहीं उसका आएगा। विपरीत दिशा में जो बात कविता हाँ, जी बिल्कुल भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कर ही नहीं रही है, उसमें भी हम्म। आप उसकी परिभाषा अगर करने लगे, तो फिर मुझे लगता है कि आप कविता नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए धरती तो गोल है, आप पूरब पूरब में चलते जाएंगे तो पश्चिम में निकल आएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कविता नहीं के साथ। नहीं, मैं ऐसा ज्योग्राफिकल मेटाफोर पूरी तरीके से नहीं यूज कर रहा हूं। मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं कि आपने जी एक दिशा जी में गोली लगाई है, तो उस दिशा में कितनी भी दूर जा सकती है, कितनी भी प्रखरता के साथ जाती है, लेकिन वो दिशा नहीं बदलेगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट इंटरप्रिटेशंस तो हो नहीं सकते। अगर अगर असीमित अर्थ हो जाए किसी चीज के, तो तब तो वो फिर चीज ही नहीं रहेगी। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। जैसे आप कोई शेर या कुछ शेर से इस बात को समझाइए, कोई शेर लीजिए या कोई लाइनें लीजिए, और उसके अर्थ ऐसे तो काफी खुले हैं। अब जैसे मेरा एक शेर है डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं कोट जी करूं। बिल्कुल। कि एक छोटा सा शेर है मेरा, बहुत सादा सा शेर है, कि तुमने मुझसे प्यार किया था, तुमको भी तो लगता होगा। हाँ, तुमने तो मुझसे प्यार किया था, प्यार किया था, तुमको भी तो लगता होगा। तुमको भी तो तो अब लगता होगा, है ना। आप इससे कई अर्थ निकाल सकते हैं, बड़े अब जैसे, लचीला शेर है ये। बिल्कुल, अब ये इसका जो बुनियादी संदर्भ जिसको मैं कहता हूँ ना, फंडामेंटल, जी जिसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ये है प्रेम। जी अब हर एक जी कविता का एक फोकल पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर इसको हम प्रेम के संदर्भ में देखते हैं कि प्रेम जो है, अब तुमने मुझसे प्रेम किया, एक हाँ प्रेमिका ने प्रेमी से किया, एक माँ ने बेटे से किया, एक पति ने पत्नी से किया, एक देशभक्त ने देश से किया, तो ये एक भक्त ने भगवान से किया। ये सारे संदर्भ तो इसमें है, क्योंकि हाँ। प्रेम कहीं ना मतलब कहीं प्रेम को एक पॉजिटिव कांटेक्ट हम मान सकते हैं, हाँ, पॉजिटिव एक कांटेक्ट। बुनियादी उसका जो रेफरेंस है वो प्रेम है। किंतु इसको आप जी, ये कहेंगे कि नहीं, तुमने मेरे से दुश्मनी की और मैंने मैंने तुमसे दुश्मनी की, ये भी इसका संदर्भ है, तो ये इसका संदर्भ नहीं है। तो ये नहीं है, इस तरह से ये आप इसमें इसको दुश्मनी की इतना बात ही नहीं लचीला हो नहीं सकती। बना। ये नहीं हाँ, नहीं ये संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बातें हैं। और मैं संक्षिप्त में आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, दो तीन और बातें साहित्य की, और उसके बाद आएंगे हम प्रेजेंट की तरफ। तो ये है कि विकलांग विमर्श को आप किस तरह से साहित्य में देखते हैं? क्या एस्टेब्लिश हो पाया है विकलांग विकलांग विमर्श, या क्या जरूरत है, और क्या समझते हैं आप विकलांग विमर्श से? क्योंकि मैं मुख्य धारा में साहित्य की तो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं क्रिटिसिज्म के, लेकिन वहाँ के विकलांग विमर्श की बात होती नहीं है। अ, विकलांग विमर्श अभी अपने शैशव में है।
इट इज जी इन इट्स इन्फेंसी। जी जी। वो इसलिए कि आ जा रहे। इस पर काम जिस तरीके से होना चाहिए और जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो हम्म, पाया। इसके हम्म, एक मोटा मोटी जिसको बोलते हैं ना, एक जनरल जो है ना एस्पेक्ट्स हम लोग हम्म, डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इसको जब तक हम एक सिस्टमेटिकली आर्टिकुलेट नहीं करेंगे किसी बुक फॉर्म में, ऐसे दो चार जी बुक्स जब तक वॉल्यूम्स इस पर नहीं निकलते, तब तक इसको एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिलना बहुत कठिन है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो सामान्य समालोचक है वो काम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, किंतु मेरी अपेक्षा जो विकलांग साहित्यकार है उनसे अधिक हम्म, है। क्योंकि इस संवेदना को वे लोग जिस गहराई से और जिस शिद्दत के साथ महसूस कर पाते हैं, शायद उस गहराई से और उस तरीके से सामान्य समालोचक महसूस ना करे। जिस प्रकार से एक दलित विमर्श नाइन्टीज में जी 1990s में हमारे समक्ष आया, तो इसमें जो दलित लेखक थे उनका योगदान अत्यंत अधिक था। तो इसी प्रकार से जो हमारे विकलांग साहित्यकार हैं उनका योगदान इसमें अधिक होना चाहिए। और इस दिशा में एक विजुअली इंपेयर्ड राइटर्स एसोसिएशन, वीवा, का जी मैंने गठन किया है। और हम कोशिश करेंगे कि विकलांग विमर्श के इस बातचीत को हम आगे ले जा सकें। इस पर कुछ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस कराएं, या इस पर कुछ वॉल्यूम्स हम लोग पब्लिश कराएं। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा कि जो भी विजुअली चैलेंज राइटर्स हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में लिख रहे हैं, वो हमसे जरूर संपर्क करें और इस विवाह का वे हिस्सा बने, ताकि हम इस विकलांग विमर्श को कोई ना कोई एक ठोस दिशा दे सकें। और विकलांग विमर्श के जी। अलग अलग स्तर होते हैं, उस पर तो बातचीत हो सकती है। जो हाँ जो हाँ प्रोटेस्ट का लिटरेचर होता है, कि जिस प्रकार की पीड़ा विकलांगों ने अनुभव की है अपने जीवन में, जिस प्रकार का अन्याय सहा है, उस अन्याय को अभिव्यक्त करने वाला एक प्रोटेस्ट लिटरेचर होता है, जिस प्रकार का दलित साहित्य के अंतर्गत भी है। और दूसरा जो होता है कि एक विकलांग व्यक्ति साधारण चीजों को किस दृष्टि से देखता है, वो एक सामान्य ही साहित्य होता है, कि लेकिन तो देखने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग हो सकता है, उसके अनुभव और अनुभूतियां भिन्न हो सकती हैं। तो ये एक दूसरा एक पहलू है विकलांग विमर्श का, विकलांग साहित्य का। और तीसरा है कि जो सामान्य साहित्य है उसमें भी विकलांग एक नजरिया ढूंढना, यानी डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव हैज टू बी डिस्कवर्ड इवन इन द मेन स्ट्रीम लिटरेचर। तो ऐसे तीन चार अलग अलग इसके स्तर हैं, या अलग अलग अप्रोचेस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं विकलांग विमर्श के भी। तो इसको एक ठीक से हम लोग जब आर्टिकुलेट करेंगे, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं, जो जो शोधार्थी हैं, इस पर भी काम करेंगे। यथा कदा ऐसे लोग काम करते रहते हैं, किंतु इनका कोई एक संगठन, एक इनका कोई प्लेटफॉर्म क्योंकि मौजूद नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि अलग अलग लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर विकलांग विमर्श में क्या कर रहे हैं। जी 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 सर, बिल्कुल, ये इसी तो से बहुत एक। जुड़ा। हाँ सॉरी। जी। हाँ हाँ, कहिए मैं कहिए कहिए। मैं कह रही थी, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था। तो आप हम्म, कहें राजेश सर, तो मैं पूछ लूं। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अभी आपने कहा कि आपने विजुअली इम्पेयर्ड राइटर्स एसोसिएशन का गठन किया है, हाल ही में किया है शायद, क्योंकि मुझे तो इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, और हमारे दर्शकों को भी हो जाएगी अब। तो मैं क्योंकि एक राष्ट्रीय संस्था की प्रतिनिधि के तौर पर इस इंटरव्यू से जुड़ी, इस साक्षात्कार से, और मैं बता दूं कि अपने जो दृष्टिबाधित जो श्रोता हैं उनको, कि इस साक्षात्कार का कुछ अंश हमने पिछले जिज्ञासा, एक जो बाय मंथली मैगजीन है, द्वैमासिक पत्रिका है, उसमें हमने डाला, जो कि ब्रेल से संबंधित था। और वो आप जनवरी फरवरी के विशेषांक में, लुई ब्रेल विशेषांक में पढ़ सकते हैं। तो मेरा सवाल जो था वो मैं ये पूछना चाह रही थी सर, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर ही आपके, आप दोनों के बड़े भाई साहब डॉक्टर घनश्याम मासुदानी सर से बात हो रही थी, और उन्होंने एक बातचीत में एक मैगजीन की बात थी कि मतलब हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में जो पत्रिकाएं हैं वो एक्सेसिबल नहीं होती, उनमें फॉन्ट का इशू रहता है,
तो ऐसे हम सामान्य चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा कि हम तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्यों नहीं संस्था की ओर से आप लोग लेटर्स लिखते हैं, एडवोकेसी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत मतलब कभी इस ओर ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि सामान्यतः तो इतने बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास, और बाकी आरक्षण और ये सब। तो कभी ऐसे सोचा नहीं कि ऐसा मुद्दा जिसमें मुट्ठी भर लोग या थोड़े से लोग को लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं, उसमें भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ये बात कही तो मेरा ध्यान गया कि एक लेटर भेजने में, एक रिप्रेजेंटेशन भेजने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कभी मन में आया ही नहीं। हम खुद भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, खुद भी उन्हीं चुनौतियों से जूझते हैं। तो अब क्योंकि आप एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से अभी अभी आपको नवाजा गया और आप एक ऐसे लेखक हैं, तो उसके तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, यानी संस्थाओं से आपकी मतलब इस माध्यम इस बारे में संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, और यानी बड़ी संस्थाओं की क्या हो सकती है, जो कि साहित्य विमर्श को भी कुछ हद तक आगे बढ़ाए, और जो साहित्य है यानी विकलांग विमर्श, तो विकलांग विमर्श को तो आगे बढ़ाए ही, और विकलांग विमर्श के साथ साथ जो एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा है साहित्य के क्षेत्र में, उसको भी कुछ आगे लेके जाए। तो आपका आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा तो बहुत साधारण है कि कोई भी चीज सुलभ होनी चाहिए, असेसिबल होनी चाहिए। यदि कोई मैगजीन्स फोन के वजह से या किसी भी टेक्निकल इश्यूज के वजह से असेसिबल नहीं है, तो वो तो असेसिबल होनी ही चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें ये मुद्दे उठाने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी इस प्रकार के मुद्दे उठाने चाहिए। असेसिबल तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई देर 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 इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। इसके अब अलावा इसके अलावा अ, हम और क्या ऑडियो भूमिका हो सकती है विकलांग विमर्श और इस तरह के साहित्य के संबंध में संस्थाओं की, सिवाय ब्रेल पुस्तक की, जैसे रिकॉर्डेड मैं पुस्तक, ये ये अपेक्षा करता मैगजीन हूँ कि प्रकाशित जो भी करने के बड़ी, अलावा? मैं वही वही कह रहा हूँ कि जो भी बड़ी संस्था है विकलांगों की या दृष्टिहीनों की, इन्होंने अभी तक साहित्य को अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन नहीं होते, राष्ट्रीय स्तर पर कोई साहित्य सम्मेलन यानी लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते इनके तरफ से। जी चाहे वो कोई भी संस्था का आप नाम ले, उनके तरफ से साहित्य पर एक दिवसीय, दो दिवसीय कार्यशाला नहीं होती, कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते, सेमिनार्स नहीं होते हैं, या जो दृष्टिहीन या विकलांग जो लेखक हैं, इनको किसी प्रकार की मदद नहीं की जाती है। तो इनके जैसे इनके साहित्य को प्रकाशित करना, ये भी हमारे बड़ी बड़ी साहित्य जो 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 हमारे संगठन है, एनजीओज है, उनका काम है। जैसे वो लोग बाकी ट्रेनिंग देते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, ब्रेल प्रेसेस चलाते हैं, विकलांगों को व्हील चेयर्स देते हैं, और प्रकार का साहित्य डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनके साहित्य को प्रकाशित क्यों नहीं करवाते, ये भी एक काम हो सकता है। उनको मंच प्रदान करना, ये भी एक काम हो सकता है। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने साहित्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इनका भी कोई साहित्य होता है। अब तक हमारा ध्यान शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, इन्हीं चीजों पर केंद्रित था। तो मुझे अपेक्षा ये है संस्थाओं के, तो अब अपने काम को डाइवर्सिफाई करें और साहित्य की गतिविधियों को भी अपने एजेंडे पर लें। जी विनोद जी, मैं फिर एक बार ये जानना चाहूंगा, ये विकलांग विमर्श की तो बात हो गई। टेक्नोलॉजी जो आई है, 21वीं शताब्दी टेक्नोलॉजी की शताब्दी है। इसने सोशल मीडिया संबंधी प्रश्न तो गौरी जी ने किया था, वो तो प्रचार प्रसार पर है, साहित्य के एक्सप्रेशन पर है। लेकिन साहित्य निर्माण को, साहित्य सृजन को टेक्नोलॉजी, तकनीक ने किस तरह प्रभावित किया है? क्योंकि इसमें मेरा ये मानना है कि जो भावनाएं हैं, खास करके इमोशंस, उनका संबंध दुर्लभता से है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेयरिटी। पहले के नॉवेलों में, कहानियों में जिस तरह की भावनाएं होती थी, और आज के तकनीकी युग की नॉवेल, कहानियां, कविताओं में जिस तरह की भावनाएं हैं या होनी चाहिए, या अपडेट हुआ है साहित्य टेक्नोलॉजी से, या नहीं हुआ है, पुराना ही साहित्य लिखा जा रहा अ, मैं आपको बता दूं कि जब तक है? ये जी। सोशल मीडिया अभी पॉपुलर नहीं हुआ था, एआई जी। तो शायद किसी ने सुना भी नहीं था। हम्म। 2008 की बात है। हम्म। मेरे जहन में ख्याल आया एक एक नया विमर्श विकसित करने का। जी। हालांकि अभी तक मैं उसमें कुछ खास नहीं कर पा रहा हूं, इसके सिवाय कि मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स उस दिशा में लिखे हैं, जिसको मैं टेक्नो
क्रिटिसिज्म कहता हूं। यानी इसको मैं कुछ चंद शब्दों में समझाना चाहूं तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ द लिटरेचर। कोई भी साहित्य सर्जन जब होता है, बाकी पहलू तो हैं, बाकी फैक्टर्स एज इट इज अगर आप मान लें, फिर भी उस समय की तकनीकी जो तकनीक उपलब्ध होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी इसको हाँ। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो हम्म, कोई भी साहित्यिक क्रिएशन, लिटरेरी क्रिएशन, वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर नहीं जाता। यानी इट ऑपरेट्स, द क्रिएटिव प्रोसेस operates within the boundaries which are set by the contemporary technology। अब इसको मैं हम्म, समझने के लिए थोड़ा समझा दूंगा। अगर आप 19वीं शताब्दी में जब चार्ल्स डिकिंस के नावल पढ़ते हैं, तो उसके जो पात्र हैं, उनका सारा व्यवहार इस पर आधारित रहता है कि व्यक्ति यहां से 10 मील की यात्रा करने के लिए उसको एक दिन लगता है। तो वो कभी भी नावल में ये नहीं बताएगा कि 12 बजे वो निकला और 1 बजे बंबई पहुंच गया। ऐसा संभव नहीं था उस समय। तो ये बात भी नहीं आएगी उस समय। और यहां से टेलीफोन पर उसने मोबाइल किसी को कर दिया, सारी बातें वहां पहुंच गई, ऐसा नहीं। वो पत्र लिखेगा, 8 दिन के बाद वो पत्र वहां पहुंचेगा, तो 8 दिन में जो जो घटित हो सकता है उसका डिस्क्रिप्शन नावल में आएगा। यानी यदि मैं समझने के लिए कहूं कि अमुक अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो दूसरे हम्म। पात्र को वो 8 दिन के बाद पता चलेगा। तो उस 8 दिन के में जो कुछ घटित होना है, उसका वर्णन भी उस नावल में आएगा। किंतु और आज आज के नावलों यदि, में ऐसा हो ही नहीं सकता, है बिल्कुल, ना। और आज बाद के के नावल नावलों में में, आप जैसे ऐसा आज के कर ही नावल नहीं में सकते। यदि अमुक पात्र की मृत्यु यहां पर हो जाती है, तो इमीडिएटली उसको फोन किया जाएगा, मोबाइल किया जाएगा कि भाई इस इसकी मृत्यु हो गई, और इमीडिएटली उसका रिएक्शन भी दिखाया जाएगा। वो 8 दिन वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रिविलेंट टेक्नोलॉजी में आपको पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल द्वारा वो सूचित करते हैं। आज से 50 साल पहले आपको टेलीग्राम की बात होगी, लैंडलाइन ट्रंक कॉल की जो व्यवस्था थी, उस पर आधारित। आज आज मैं एक सिंधी कहानीकार श्याम जयसगानी जी की कहानी पढ़ रहा था, जो कि 70 के दशक में कहानियां लिखी हुई। तो वहां आज भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है होटल में, और वो जिसके साथ वो मिलने जाता है वो व्यक्ति नहीं रहता। 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद रिसेप्शन पर कहीं ना कहीं उसका लैंडलाइन आता है, और उसको बुलाया जाता है कि आपका लैंडलाइन फोन आया है, आप बात कर लें उससे। तो आज ये संभव नहीं है। आज 1.5 घंटा वो व्यक्ति इंतजार नहीं करेगा, आपको 1 सेकंड में सामने वाला मोबाइल कर डालेगा कि साहब मैं नहीं आ रहा हूं, आप निकल जाइए तब तक। तो मेरा इससे कहने हमारे का मतलब ये, भावनात्मक और वैचारिक विश्व पर बहुत गहरा असर पड़ा जी जी, है, जीवन ये पर। ये पहले मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार का जो हमारा जी, एक जो प्लॉट पर असर आता है, उसके बाद जी, जी। क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सेस टू द सिचुएशंस विच आर प्रेजेंटेड टू अस। तो वो सिचुएशंस अगर रेयर है, स्लोली हमारे सामने आती हैं, तो हमारे भावनाएं भी उसी प्रकार से विकसित होती हैं। अब हो क्या गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वो बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे सामने की जो सिचुएशंस है, चाहे वो सामाजिक सिचुएशंस हो या इमोशनल सिचुएशंस हो, वो तेजी के साथ बदलती है, और इसलिए हमारे इमोशंस भी उसी तेजी के साथ बदलते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक इमोशन को परिपक्वता तक जाने के लिए उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, और वो जेस्टेशन पीरियड उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए बहुत बार हमारे जो इमोशंस है वो ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। वो वास्तविक जीवन में भी ऑथेंटिक, जैसे मान लीजिए आपका किसी से प्रेम हो गया, उस समय पत्र आते थे जाते थे, 3 महीने 6 महीने लगते थे आपको प्रेम को परिपक्वता तक जाने के लिए। अब हो क्या रहा है, आपने किसी से दोस्ती कर ली, एक ही दिन में 100 मैसेजेस का आदान प्रदान हो गया, वो दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हो गई। दूसरे दिन वो दोस्ती इंटीमेट फ्रेंडशिप, इंटीमेट लव रिलेशनशिप में हो गई। चौथे पांचवें दिन झगड़ा हो गया, और मामला ब्रेकअप तक पहुंच गया। ये मामला ब्रेकअप तक पहुंचने के लिए कम से कम 6 महीने 1 वर्ष का समय पुराने जमाने में लगता था, आज 2-3 दिन में हो गया। तो इमोशंस इतने तेजी से बदले, और इतने तेजी से बदलने से उनको उनको जिस परिपक्वता तक जाना चाहिए था, चाहे वो पीड़ा का इमोशन हो, हर्ष का इमोशन हो, किंतु वो जा नहीं पाया। इसलिए उसमें वो वास्तविकता हमको दिखाई नहीं देती। और क्योंकि साहित्य जो है
वो कहीं ना कहीं हमारे भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो भावनात्मक वर्णन उस प्रकार के आज के साहित्य में हमें दिखाई नहीं देते, कि उस प्रकार के भावनाओं को हम महसूस कर ही नहीं पाते इस टेक्नोलॉजी के बदलते हुए स्वरूप के कारण। तो एक मूलभूत अंतर है या केवल पारिस्थितिक अंतर है? लोग कहते हैं कि भाई आत्मा तो वही बनी है, बस साधन बदल गए हैं। प्रेम तो प्रेम है, चाहे वो 4 दिन में परिपक्व हो, चाहे 4 महीने में, चाहे 4 साल में। नहीं, ये चाहे आत्मा वही भी हो, किंतु उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से मूलभूत परिवर्तित हो गई है। कि कहीं कहीं ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल ही वो सारी बातें समाप्त हो, और इसलिए लेखक जो है, लेखक जी। ने अपने दिल में आज भी वो मूल्य संजो के रखे हुए हैं। आज भी वही हम्म। परिपक्वता, आज भी वो भावनाओं की तीव्रता, जो शिद्दत है किसी भी चीज की, संजो के रखे हुए। तो जो जो सही साहित्यकार है, वो आज भी उसी स्लो गति से सोचता है, महसूस करता है और लिखता है। या मैं ये कहूं कि यदि आप सही साहित्यकार हैं, एक सही सृजन करना चाहते हैं, तो आप बहुत धीमी गति से सोचें, महसूस करें, किंतु शिद्दत के साथ महसूस करें और आराम से लिखें। जल्दबाजी करने में जो है वो मामला बिगड़ जाएगा। आप मिलान कुंडेरा जी का स्लोनेस एक जी, नॉवेल है स्लोनेस। जिस पर हमने हाँ। चर्चा भी की है, आप वही बात हाँ। कर रहा है कि आप स्लो जाएंगे तो आप जीवन को ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसको आत्मसात कर पाएंगे। जब तक हम हाँ। किसी चीज को ऑब्जर्व और असिमुलेट नहीं कर पाते, तब तक उसका क्रिएशन भी संभव नहीं है। और जो बिंब हैं, जो प्रतीक हैं, जो उपमान है, जिस तरह से आए हैं नए नए, उस तरह से अब जैसे मुझे किसी का मतलब सोशल मीडिया से ही शायद हुआ, लेकिन अब वैसे तो मैं तुम्हें पासवर्ड बना लेता, लेकिन तुम्हारी हैसियत ही ओटीपी की थी। तो इस तरह की जो रचनाएं होती हैं, देखिए, क्या सोचते हैं कि देखिए हाँ होता मतलब क्या किस है तरह से है? कि जी, जो जो प्रिवेलेंट टेक्नोलॉजी होती है, उसके बिंब और प्रतीक वो धीरे धीरे साहित्य में आते हैं। किंतु जी। अ, क्या धीरे धीरे समय के साथ वो नेचुरलाइज्ड होते चले जाते हैं? जैसे ट्रेन, बस, जी। शिप, साइकिल, मोटर कार, ये जो हम्म। टेक्नोलॉजी आई, वो साहित्य में नेचुरलाइज्ड हो गई। इसके जो बिंब है वो नेचुरलाइज्ड हो गए। किंतु टेलीफोन तक भी नेचुरलाइज्ड हो गए, रेडियो भी नेचुरलाइज्ड हो गया। मेरी समझ के हिसाब से इसकी बाद की जो टेक्नोलॉजी है, जहां से टेलीविजन प्रारंभ होता है, टेप रिकॉर्डर प्रारंभ होता है, कंप्यूटर आता है, कैलकुलेटर आता है, रोबोट्स आते हैं, ये अभी भी कहीं ना कहीं एक जो है ना, इम्पोज्ड सिंबल्स लगते हैं मुझे लिटरेचर में। हो सकता है आने वाले समय में हम इनको भी आत्मसात कर लें और उस प्रकार के लिटरेचर का अभिन्न अंग बना पाए। जी, एक और बस साहित्यिक सवाल और उसके बाद हम वर्तमान पर लौटेंगे। आप माइथोलॉजी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो आर्केटाइप कार्ल यंग ने कहा है कि हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सामूहिक अवचेतन है हमारा, और उससे जो हमारी आर्केटाइप्स निकल के आते हैं, और माइथोलॉजी, आजकल तो माइथोलॉजिकल राइटिंग भी बहुत हो रही है। तो आप अपने आप को किस तरह जुड़ा हुआ पाते हैं, और क्या रोल प्ले करती है माइथोलॉजी साहित्य में? माइथोलॉजी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव लिटरेचर है। पहली जी। बात तो ये, हमें उसको माइथोलॉजी को हिस्टोरिकल या कल्चरल वैल्यू तो उसका होता ही है, क्योंकि मेरी नजर में, एक साहित्यकार की नजर में, ऑल माइथोलॉजी दे आर द कॉम्प्लेक्स लिटरेरी पीसेस। उसमें अनंत संभावनाएं हैं उस माइथोलॉजी में। और एक क्रिएटिव पोइट की हैसियत से मैं माइथोलॉजी को श्रद्धा या डिवोशन की दृष्टि से नहीं देखता। उसमें मैं क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता हूं। और ये तभी संभव है जब मैं माइथोलॉजी को डीकंस्ट्रक्ट करता हूं। डीकंस्ट्रक्ट हम्म। जब मैं माइथोलॉजी को करूं, तो उसमें मुझे वही बहुत सारी ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं, जो कि एक साधारण, जब हम परिभाषा करते हैं माइथोलॉजी की, तो उसमें नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने अपना एक सिंधी शेर है, तो उसका भावार्थ ऐसा है कि जी। आप आप, सिंधी में भी सुना दें। वो शायद मुझे ठीक से याद नहीं आएगा उस जी। बहर में, जी। लेकिन उसका भावार्थ ऐसा है कि रामायण से राक्षस को हटाकर देखो, शायद हम्म। तुम्हें वहां कुछ न मिलेगा। हम्म। हम्म। तो अब एक जी। एक मेरा एक गजल का है सिंधी का, उसका भी भावार्थ ऐसा है कि मैं देवों के आने से डरती हूँ, उनके आने हम्म। से कहीं मैं पत्थर न बन जाऊं। हम्म। तो ये बिल्कुल।
एक जो स्त्री के मन का भय है, जो देवों से डरती है। सामान्यतः हम देवों को आमंत्रित करते हैं कि देव आप हमारे घर में आए, हमारे दिल में आए। किंतु मेरी कविता की जो नायिका है वो कहती है, देवों मैं तुम्हारे आने से डरती हूँ, कि तुम्हारे आने से कहीं मैं पत्थर न बन जाऊं। तो इसके इसके पीछे का जो संदर्भ है वो बिल्कुल जी जी स्पष्ट है। मैंने कुछ जी। नहीं कहा, अहिल्या की कहानी पर मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु हम्म, संपूर्ण अहिल्या का न केवल संदर्भ आपके समक्ष उपस्थित होता है, किंतु अहिल्या के हृदय की पीड़ा को जिस प्रकार से ये शेर मुखरित करता है, वो अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो प्रवेश जी, गौरी जी, आप डॉक्टर साहब से पूछिए वर्तमान में क्या मसरूफियात हैं। जी 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 बिल्कुल। सर कुछ बताइए। और मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे सर की मतलब अभी तो बहुत भारी भरकम प्रश्न हो गए और जी जी अब कुछ ऐसी चीजें जो सर के परिवार से जुड़ी हो, सर को क्या क्या पसंद है, सर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब बहुत सारी चीजें सर ने बताई भी हैं पहले भी, लेकिन जी। अगर आपको कुछ जहन में आता है तो। और आगामी लक्ष्य क्या है बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। साहब के, क्या हाँ, लिखना मैं चाहते हैं? जरूर मेरे परिवार में नाम लेना चाहूंगा। मेरे स्वर्गीय हरदयाल असुदानी और मेरी स्वर्गीय माता लक्ष्मी, जिनके वजह से मैं साहित्य से जुड़ा, और खास करके सिंधी साहित्य से जुड़ा। उन्होंने बहुत कुछ 400-500 किताबें मुझे मेरी माँ ने पढ़ के सुनाई। तो एक अद्भुत बात थी कि सिंधी स्क्रिप्ट जो है वो मैं नहीं पढ़ पाता, या ब्रेल में भी वो सिंधी किताबें उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और आजकल मेरे परिवार में मेरी पत्नी आरती, बेटी आस्था और बेटा विनय है। ये लोग, इनके प्रति भी मैं एक आभार इसलिए कहता हूं कि मैं जब अपने साहित्य सृजन में या साहित्य पढ़ने में व्यस्त रहता हूं, तो ये मुझे घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं, ताकि मैं अपने मिशन में लगा रहा हूं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और एक बात और है कि साहित्य मूल सर्जन के अलावा मैं अनुवाद भी करता हूं, और अब तक 18 सिंधी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद कर चुका हूं, जो कि छप चुकी है, और 3-4 अनुवाद और चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि सिंधी की जो अच्छी किताबें हैं, अच्छा साहित्य है, उसे मैं अंग्रेजी में लाऊं, ताकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पाठक वर्ग है उन तक पहुंचे। क्योंकि सिंधी भाषा एक प्राचीनतम भाषाओं में से है, और इसका साहित्य भी किसी भी अन्य भाषा से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। बहुत ही समृद्ध साहित्य सिंधी भाषा के पास है। और मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा एक ये नैतिक दायित्व भी हो जाता है कि सिंधी साहित्य को मैं अंग्रेजी में अनुवादित करूं और उसके प्रकाशनार्थ प्रयास करूं। मैंने 5 साहित्य अकादमी पुरस्कृत कवियों की किताबों को अंग्रेजी में मैंने लाया है। उसमें अर्जन हासिद, वासुदेव मोही, एम कमल, हरि दिलगीर और नंद झवेरी जी के नाम शामिल है। जी जी। आपको तो सर भविष्य की और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी, मतलब आगे क्या किन किन किताबों पे काम कर रहे हैं आप वर्तमान में, और इसके बाद। अब हम्म। कोशिश करूंगा कि एक आधे वर्ष में मेरा सिंधी गजलों का एक और कलेक्शन आ जाए। और मैंने एक अंग्रेजी में एपिक पोएम लिख रखी है, टू माई लव, द एपिक ऑफ लव एंड पीस। और आने वाले कुछ चंद महीनों में मैं अपेक्षा करता हूं कि अंग्रेजी की मेरी ये पोएम, एपिक पोएम, भी श्रोताओं तक पहुंच जाएगी। और मैं आने वाले वर्षों में मेरा कविता तो मैं लिखता ही रहूंगा, कि वो तो मेरा जो है स्नेह है कविता के साथ। और नॉवेल और कहानी पर और समालोचना पर, इन तीनों विधाओं में भी मैं चाहता हूं अपने आप को सक्रिय रखूं, और इनमें भी कुछ कर पाऊं, तो मुझे बड़ा आनंद होगा। जी जी। तो सर हथ पकड़ जा, जिसके ऊपर ये पुरस्कार और उसके बाद ये सब साक्षात्कार हम कर रहे हैं, तो इसका हिंदी अनुवाद हमें कब पढ़ने को मिलेगा? बस इसे के हिंदी अनुवाद के लिए तो मैं राजेश साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो ये खुद तो बहुत आपकी। ऊंचे दर्जे के शायर हैं। आप इसको हिंदी में, इनका हिंदी तर्जुमा करें। इसका अंग्रेजी तर्जुमा तो मैंने कर लिया है। बस दुआएं करें कि जी, ये छप हिंदी के जाए लिए और आपने आपके हमें सामने काबिल बहुत जल्द समझा आ है जाए। तो हम जरूर कोशिश करेंगे। हिंदी में आपने हमें काबिल समझा है इसको तर्जुमा करने के, तो जरूर हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसको हिंदी में जल्द से जल्द अनुदित किया जाए। और कविता को कविता की तरह ही अनुदित किया जाए, क्योंकि जैसा आपने पिछले भाग में भी कहा था
कि गद्य का अनुवाद तो बहुत आसान होता है, पर पद्य जी का अनुवाद अपने आप में एक चुनौती है। नहीं, और बिल्कुल वैसे डॉक्टर चुनौती साहब, होता है। आपको आपको किन लेखकों कवियों ने प्रभावित किया है जीवन में, आप क्या कहेंगे, और किस तरह से प्रभावित किया है? बिल्कुल, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये अमुक कवि मेरे जो फेवरेट कवि है, ऐसा नहीं है। जैसे वैसे अंग्रेजी तो में मैं भी बात। पहले अर्ज कर दूं कि आप जैसे अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, और सिंधी और हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, तो फिराक और बच्चन की परंपरा में हैं आप। वो अंग्रेजी पढ़ाते थे और हिंदी उर्दू में लिखा बिल्कुल। है उन्होंने, तो वही परंपरा आप कायम रखे हुए हैं। तो आप बताइए, आप कौन, इन्होंने आपको कैसे प्रभावित किया है? अब मैं प्रारंभ करूं अंग्रेजी से, तो शेक्सपियर हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, जी। रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, टीएस इलियट हैं। इन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, कहीं ना कहीं एक सोचने पर भी मजबूर किया है कि कविता को किस दृष्टि से और किस तरीके से समझना चाहिए, लिखना चाहिए। और इधर हम देखें तो निश्चित रूप से रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उनकी तो के बात ही क्या है। और इसके अलावा अरुण जोशी, राजा राव, मुल्कराज आनंद जैसे राइटर्स ने भी मुझे प्रभावित किया है कहीं ना कहीं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में भी बहुत सारे जो कवि हैं या रचनाकार, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत जी। पढ़ा, बहुत मैं उनसे प्रभावित भी हुआ हूँ। और उसके बाद इधर यशपाल हैं, प्रेमचंद हैं, अ, और मनु भंडारी जी हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं। तो ये ऐसे साहित्यकार हैं जिनको आप पढ़ें। और इधर गिरीश कर्नाड साहब हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, वो ये अत्यंत एक ऊंचा साहित्य लिखते हैं। और इनको पढ़ करके हम लोग पढ़े हुए बहुत कुछ इनके साहित्य से हमने आत्मसात किया। और जहां तक मेरी सिंधी भाषा का प्रश्न है, क्योंकि मैं गजल लिखता हूं, तो हमारे गजल के जो उस्ताद उस्ताद शायर हैं, जिनके जिनसे मैंने बहुत कुछ ग्रहण भी किया है, उनमें अर्जन हासिद साहब हैं, वासुदेव वही हैं, और इनके अलावा एम कमल हैं और गोप कमल जी हैं। इनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके गजलों को मैंने आत्मसात किया है, उनका विवेचन किया है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परोक्ष या अपरोक्ष प्रभाव मेरे सृजन पर भी होता रहा है। हाँ, जी। बिल्कुल, ये तो सर, बहुत बड़ी। मैं एक जी। बात आपसे कहना, मतलब गुजारिश करना चाहूंगी और एक सवाल पूछना भी चाहूंगी। तो वो ये है कि आपने कहा कि सिंधी साहित्य या सिंधी कविता खास करके अब पढ़ने में काफी दिक्कत आती है और ब्रेल में प्रकाशित नहीं होती है। तो उसमें बताना, मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से ये चाहूंगी कि हम ब्रेल प्रमोशन के तहत पिछले कई सालों से कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी किताबें प्रकाशित करते हैं। ऐसा आप हमारी कैटलॉग में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंधी का कोई काव्य संग्रह या कुछ ऐसा, कोई गजल संग्रह ऐसा लगता है जो आपको मतलब पढ़ना है और बड़ा दुर्लभ है और आप ब्रेल में ही पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि कविता कई बार ब्रेल में पढ़ के या अपनी लिपि में पढ़ के ही उसको संतुष्टि होती है, तो आप हमें उसकी लिस्ट भेज सकते हैं और जैसे भी हम कर सकें समय समय पे, तो हम ब्रेल प्रमोशन के तहत उसको लेंगे। एक तो ये बात। और दूसरा, मतलब एक मेरे मन में बात आई, वैसे ही तो छोटा सा ही सवाल है कि जैसे आप कोई भी रचना लिखते हैं, कोई गजल कहते हैं, तो आपका क्या मतलब सबसे पहले आप किन्हें सुनाते हैं? कौन आपके कोई घर में है या कोई आपके दोस्त हैं, किनको आप सुनाना चाहते हैं, या कोई गुरु हैं आपके? अ, नागपुर सिंधी साहित्य सभा है। हम महीने में 2 बार उसकी बैठक होती है, जहां पर हम साहित्यकार कवि लोग एक साथ आते हैं। तो जनरली तो ऐसा होता है कि मेरी कोई भी नई रचना मैं साहित्य सभा में सुनाता हूँ। तो वहाँ राजेश जी भी होते हैं और भी 2-4 लोग होते हैं, उनके समक्ष ये प्रस्तुत करता हूँ। और मैं कहता हूँ भाई, साहित्य सभा ने इसको पास कर दिया, मतलब ये काबिल है कहीं और महफिल में सुनाने की। वैसे बता दूं, ये बैठकें जो हैं 1956 से चली आ रही हैं, पहले और तीसरे इतवार को अदबी क्लास कहते हैं इसको। तो जहाँ रचनाएं सुनाई जाती हैं, उस पर तनकीद भी होती है, जी, उस पर समालोचना भी समालोचना भी होती होती है। है। जी। जी जी। तो बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल, आप अब जैसा कि आखिर में रस्म है पूछने की, और वैसे भी आपसे तो पूछा ही जाए,
इससे पहले और कोई सवाल तो नहीं है परवेश जी, गौरी जी? वरना, परवीन जी जी, जी जी आप पूछिए सर। जी, मैं तो वही हाँ डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि यंग जनरेशन को, नौजवानों को कुछ संदेश दें, कुछ बताएं कि जीवन में आगे क्या, आपके साहित्य की दृष्टि से भी और वैसे भी, कि एक जीवन जीने लायक कैसे होता है। साहित्य पढ़ने से जीवन जीने लायक भी हो जाता है, जीवन समझ में भी आ जाता है, जीवन का आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है, और जीवन में आने वाले कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता भी विकसित होती है। तो मेरा तो निवेदन सभी नौजवान साथियों से यही रहेगा कि प्रतिदिन आधा से 1 घंटा जरूर निकालें और किसी न किसी साहित्यिक कृति का अध्ययन करें, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, गजल हो, नज्म हो या उपन्यास हो। आप जरूर आधा 1 घंटा साहित्य पढ़ें, और ये मेरा दावा है, 1-2 साल के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन का स्तर निश्चित रूप से बदला है, और इट इज डेवलपमेंट टुवर्ड्स बेटरमेंट। तो इसको आप प्रयोग करके देखें। जैसे कहते हैं ना कि डाइट ऐसा है कि एक दिन में आपको कोई परिणाम नहीं देगा, या एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में आपको उसका कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप 2-3 साल के बाद यदि आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आप हेल्दियर हो जाएंगे, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप हेल्दियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप अगर साहित्य भी 2-3 साल लगातार पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली हेल्दियर। एक और चीज डॉक्टर साहब, विदा लेने से पहले मन में ख्याल कौंध गया, जानना चाहता हूँ मैं, हर एक से पूछता हूँ और खास करके बड़े लोगों से। अप्रोच टुवर्ड्स अननोन जो है, जिसको लोग अलग अलग तरीके से फ्रेम करते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो आपकी रिलीजियसिटी हो या क्या हो, तो मैं उसको अप्रोच टुवर्ड्स अननोन ही कहता हूँ। और जैसा गुलजार की कुछ पंक्तियां भी हैं जो हाल ही में जिसे सुनी मैंने, कि उम्र के इस खेल में एक तरफा है ये रस्सा कशी, एक सिरा मेरे भी हाथों में होता तो कोई बात भी थी, मुझसे तगड़ा है और सामने आता भी नहीं। तो ये जो अननोन है, चाहे आप गायब कह लीजिए या गॉड कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसके प्रति आपकी क्या सोच है? इसके मुझे लगता है कि शायद हम कभी भी उस रहस्य की सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यूरियोसिटी लेवल पर तो बहुत अच्छा है, हम सोचें, अलग अलग उसकी संभावनाओं को तलाश करते रहें और सोचते रहें नवनवीन तरीके से। यही अननोन के प्रति मेरा अप्रोच है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस प्रकार का कोई एक ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, या कोई एक ऐसा तंत्र है, या एक शक्तिशाली कोई बीइंग है जो हमें कंट्रोल किए जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति है, ये नेचर है, और वो इवॉल्व हुआ है जहां तक हमें समझ में आता है। वो इवोल्यू इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन ये भी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है साइंटिफिकली, कितने भी प्रमाण हो, क्या ये इवोल्यूशन है, या एज इट इज हजारों लाखों सालों से एज इट इज था, या एज इट इज रहेगा। जो भी है तो अननोन। तो डिस्कवरी ऑफ अननोन गिव्स जॉय, यहां तक तो ठीक है। उसे कुछ और हासिल होगा, उसका कुछ बाई प्रोडक्ट होगा या न होगा, इस चर्चा में नहीं जाया जाए तो बेटर। पर आप क्या सोचते हैं कि मॉरलिटी का आधार ये अननोन है? जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नर वुड कैन टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन थाउजेंड सेजेस कैन। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम नेचर हमको सब कुछ मॉरल और स्पिरिचुअल सिखा सकता है। मुझे लगता है कि हमें मानवीय मूल्यों को आधार बना करके ही अपनी नैतिकता को तय करना चाहिए। और यहाँ पर प्राकृतिक मूल्यों को आधारित बना, न केवल मानवीय बल्कि प्रत्येक प्राकृतिक मूल्य, मैं कहता हूँ ये नेचुरल वैल्यूज, यानी जिसमें मानव भी आ गया, सारे जीव जंतु, पौधे, और जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं वो भी आ गई। इन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं जागृत होनी चाहिए। इन इसमें से किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे, पीड़ा ना पहुंचे। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण हम अपनाएं तो मुझे लगता है कि इससे अधिक सक्षम और इससे अधिक सशक्त कोई नैतिकता नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये सब इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक साहित्यकार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना बहुत अनिवार्य है। समष्टि के प्रति वो क्या सोचता समझता है, ये बहुत ही एक आवश्यक अंग हो जाता है साहित्य का। तो आप कह रहे हैं कि जो मानवीय मूल्य हैं, जो मूल्य मानव के मन और दिमाग से, दिलो दिमाग से उपजते हैं और संपूर्ण प्रकृति को समोहित करते हैं, समाहित करते हैं अपने आप में,
तो इस तरह की कोई एक चीजें अगर हम लेकर चलें, बनिस्बत इससे कि आसमानी कदरें हैं और कोई आसमानी दुनिया है और कोई कोई सुपरनेचुरल वैल्यूज हैं, या फिर इस तरह की चीजों के बनिस्बत ये बेहतर होगा कि ह्यूमन वैल्यूज encompassing the nature, they should be the guiding यस, force. डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ, और कोई अगर जिज्ञासा नहीं है हम तीनों के पास, तो हमें बहुत एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि 3 बार हम डॉक्टर साहब से मुखातिब हुए, लगभग 3 घंटों तक हमने विस्तृत चर्चा की है डॉक्टर साहब से। और ये जो साहित्य अकादमी सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, पहले दृष्टिहीन तो हैं ही आप, शायद पहले विकलांग भी हों या ना भी हों, तो भी एक बहुत बड़ी चीज है हम सबके लिए कि आप को एक साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त लेखक हमारे बीच मौजूद हैं, जिनसे हमारी नियमित रूप से गुफ्तगू हुआ करती है थ्रू लिटरेरी लेंस चैनल पर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तो आपका। जी, राजेश जी, गौरी जी और परवेश जी, आप तीनों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि इतने विस्तार से मैं सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ, श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ बातचीत कर सकूं। और मेरा यही प्रयास है कि साहित्य को मैं समाज तक पहुंचा सकूं, जन जन तक पहुंचा सकूं, क्योंकि साहित्य जो है वही सौंदर्य का एक स्रोत है जिसे हमें हृदय से ग्रहण करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।